नमस्कार। सात रंग न्यूज के विशेष कार्यक्रम दुनिया जहान में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र रंजन। आज हम लोग बात करेंगे जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज और इसे रोकने के लिए जो एक की कोशिश में एक बड़ा सम्मेलन अगले 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में होने वाला है, उसको लेकर और उसकी संभावनाओं को लेकर। अभी जबकि लगभग एक हफ्ते या इससे ज़्यादा समय बाकी है सम्मेलन को शुरू होने में, दुनिया भर के मीडिया में एक मायूसी का माहौल बनने लगा है। टिप्पणियों में ये कहा जाने लगा है कि इस सम्मेलन से ज़्यादा उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सम्मेलन है ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिन पक्षों ने क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए अपने को वचनबद्ध किया था, उन देशों का, उन पक्षों का यह सम्मेलन होता है। यह 26वां सम्मेलन है, यानी इसके पहले 25 ऐसे सम्मेलन और हो चुके हैं। लेकिन अब जो मीडिया में खबरें आई हैं, जो दस्तावेज लीक हुए हैं, उनमें यह बताया गया है कि जो देश, अलग अलग देश, उनके जो स्वार्थ हैं एनर्जी को लेकर, उसको वो छोड़ने को तैयार नहीं है, बल्कि वो ऐसी लॉबिंग कर रहे हैं कि कोई मेजर ऐसा फैसला ना हो जिससे कि उनका जो, जिसको कहते हैं एज यूजुअल जो चीज़ें चल रही हैं, उसमें कोई अंतर पड़े। और जब तक ऐसा अंतर डालने के लिए, कुछ अपने जीवन शैली में बदलाव के लिए, कुछ नुकसान सहने के लिए दुनिया के लोग तैयार नहीं होंगे, तो जलवायु को बचाने की, क्लाइमेट चेंज को रोकने की कोई संभावना नहीं है। इसी सम्मेलन के लिए जो यूनाइटेड नेशंस के तत्वाधान में एक संस्था है IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि अपनी रिपोर्ट जारी करती है और क्लाइमेट चेंज किस तरह से एक गंभीर समस्या के रूप में हम लोगों के सामने है और आगे और भी होने वाला है, इसके बारे में वो दुनिया को आगाह करती है। ये कमेटी पहले भी कई रिपोर्ट जारी कर चुकी है और इस सम्मेलन के लिए भी वो एक रिपोर्ट तैयार कर रही है। उस प्रोसेस से जुड़े कुछ वैज्ञानिकों ने अगस्त में रिपोर्ट के कुछ हिस्से जानबूझकर लीक कर दिए। उनका मकसद यह था कि जो गंभीर हालात पैदा हो रहे हैं, दुनिया उसके प्रति सचेत हो, आगाह हो। उन्होंने चेतावनी देने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि अगर ग्लोबल वार्मिंग, धरती का तापमान बढ़ने की जो प्रक्रिया चल रही है, इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होने देना है, तो ड्रास्टिक, बहुत ही बड़े आमूल बदलाव करने पड़ेंगे दुनिया में। और वो बदलाव करने में ज़्यादा समय नहीं है। उसके लिए अभी इसी COP26 में ही कुछ बड़ी समझौते और संधियाँ करनी पड़ेगी। लेकिन इससे जो दुनिया की बड़ी कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, और उनके असर में, इन्फ्लुएंस में चलने वाली जो सरकारें हैं, उस पर कोई असर पड़ा है ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि अभी जो ताज़ा खबर है कि एक लॉबिंग ऐसी चल रही है जिसमें खास नाम सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का आया है, जो अपने तेल, जो पेट्रोलियम है, कच्चा तेल है, गैस है या कोयला है, इससे जो बिजली बनती है या इसका जो दूसरे उपयोग होते हैं, उसमें कटौती न करनी पड़े, इसके लिए वो दबाव डाल रहे हैं। और ऐसा करने वाले वो एक गिने चुने देश नहीं है, उसमें जापान भी शामिल है और उसमें बहुत सारे ऐसे देश हैं जो यह कोशिश कर रहे हैं कि COP26 एक यूं ही दिखावटी सम्मेलन बन के रह जाए और इससे कुछ हासिल ना हो। इस सिलसिले की शुरुआत अगर हम कहें तो तभी हो गई थी जब दुनिया ने सबसे पहले क्लाइमेट चेंज के खतरे को स्वीकार किया था। बात 1992 की है, जब पहला अर्थ समिट ब्राज़ील के शहर रियो द जेनेरो में हुआ था। उस सम्मेलन में दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष, यानी राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर आए थे। और वहीं पर जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश सीनियर, उन्होंने ये कहा था
कि जो अमेरिकन लाइफ स्टाइल है इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जबकि अमेरिका सबसे बड़ा पोल्यूटर है, सबसे ज़्यादा कार्बन गैसें वहाँ इमिशन होता है, उत्सर्जन होता है, जिसके असर से धरती का तापमान बढ़ रहा है और उस धरती का तापमान बढ़ने से जो हमारा जलवायु है वो बदल रहा है। तो जॉर्ज बुश ने जो बातें कही वो कमोबेश बहुत से देशों का आज भी आइडियल वो बना हुआ है और वो अपने लाइफ स्टाइल पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। इसलिए ये जो 1992 से 29 ईयर्स 29 साल हो गए, इसमें बात कहीं चली पहुंची नहीं है। कुछ जागरूकता आई है, लोगों में चेतना आई है कि क्लाइमेट चेंज को रोकना चाहिए, लेकिन जिन देशों के हाथ में ये फैसले हैं वो कुछ करने को तैयार दिखते नहीं है। बल्कि अमेरिका तो 2 बार इस सम्मेलन, इसके लिए जो संधि हुई थी उससे अपने को निकाल चुका है। जब भी वहाँ रिपब्लिकन पार्टी की सरकार आती है वो उससे अलग हो जाता है, डेमोक्रेटिक पार्टी की आती है तो फिर शामिल होता है, लेकिन इस बीच वहाँ कुछ बदलता नहीं है। जबकि वो आज भी सबसे बड़ा पोल्यूटर है। यह बताया जाता है कि चीन या भारत का पोल्यूशन का लेवल भी बहुत बढ़ गया है, लेकिन यह मिसलीडिंग बात होती है, क्योंकि अगर हम पर कैपिटा प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को देखें, आबादी के हिसाब से देखें, तो आज भी चीन और भारत का उत्सर्जन बहुत कम है। सबसे ज़्यादा उत्सर्जन आज भी जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री हैं, जो धनी देश हैं, उनका है। और अगर हम लोग हिस्टोरिकल भी देखें या इतिहास में किसने सबसे ज़्यादा पोल्यूट किया है, किसने सबसे ज़्यादा एमिशन किया है, तो इसमें तो फिर कोई तुलना ही नहीं होती है वो जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री जो यूरोप और अमेरिका के हैं उनसे किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज की तुलना की जाए। इसीलिए जब क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था अर्थ समिट के बाद, तो इसमें एक सिद्धांत स्वीकार किया गया था कि ये धरती को बचाने की जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन ये डिफरेंशिएटेड है, अलग अलग है। जिसने ज़्यादा पोल्यूट किया है उसको ज़्यादा जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो लेकिन यह बात भी कहने को रह गई, ज़्यादा कुछ उसमें हुआ नहीं। कुछ यूरोपीय देशों ने कुछ चीज़ें बदली, कुछ एनर्जी का अपना सिस्टम बदला, लेकिन अब जबकि एक बार कोयले और गैस की महंगाई से वहाँ पर एनर्जी क्राइसिस आया हुआ है, तो ये पूरी कोशिश है कि आगे वो कोई बदलाव ऐसा ना करें जिससे उनको आज की लाइफ स्टाइल पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। और यही क्रक्स है कि अगर देश जो दुनिया के धनी देश हैं और जो विकासशील देशों के धनी लोग हैं वो अपने लाइफ स्टाइल पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो ना तो ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है, और जब ग्लोबल वार्मिंग नहीं रुकेगी तो जाहिर है कि क्लाइमेट चेंज जो कि काफ़ी खतरनाक रूप ले चुका है, उसका रूप हम लोग हर साल बल्कि हर सीजन में देख रहे हैं, उस पर नियंत्रण पाना मुश्किल बना रहेगा। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।